हेलो स्टूडेंट, मैं फैजान महमूद आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में फिर से बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इंटरफ्रेंस को देखा था और आज हम लोग इंटरफ्रेंस की ही कंडीशन, एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे जिसको जो है वैज्ञानिक यंग ने किया था। ठीक है, 1801 में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो कह सकते हैं आप वेव के इंटरफ्रेंस की जो थ्योरी थी उसको प्रूव करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था बच्चों, उसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया। देखिए बच्चों, एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक प्लेन वेव लिया, मतलब एक कह सकते हैं आप सोर्स लिया, और उस सोर्स से दो नए सोर्स बनाए। ठीक है, दो नए सोर्स बनाए, तो एक जाहिर सी बात है कि यहाँ गया और एक यहाँ गया, आप देख सकते हैं फिगर में। उसके बाद जाहिर सी बात, ये दोनों जो सोर्स थे ये दोनों क्या हो जाएंगे, कोहेरेंस हो जाएंगे, और दोनों सोर्स से जो वेव निकलेंगी उनका क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोजिशन हो जाएगा। तो यहाँ से जो वेव निकलेंगी, चाहे यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों का क्या हो गया, सुपर इम्पोजिशन, जिसको बोलते हैं अध्यारोपण। ठीक है, सुपर इम्पोजिशन हुआ। अब सुपर इम्पोजिशन हुआ तो जाहिर सी बात है, जहां पे दोनों वेव के आयाम बराबर होंगे, ठीक है, आयाम बराबर होंगे, वहां पे तीव्रता क्या होगी, सबसे अधिक होगी, यानी वहां पर क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां पे दोनों के आयाम क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, मतलब जाहिर सी बात है इस तरह से कुछ होगा, तो वहां पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हिंदी में बोले तो संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। लिख दे रहा हूं यहां पर, संपोषी और विनाशी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, जहां पे ब्राइट होंगी, जहां पे होंगी वहां पे ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी, और जहां पे विनाशी होंगी वहां पे हमको डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी। इस तरह का कुछ पैटर्न हमको फ्रिंजेस का दिखेगा। ठीक है, इससे पहले भी इंटरफेरेंस में मैंने आपको कंडीशंस बताई। ओके बच्चों, अब जाहिर सी बात है, जहां से आप कह सकते हो एंटी नोड से नोड, एंटी नोड मिलेंगे, उस +1 जिसको बोलते हैं आप लोग, तो वहां पे आप कह सकते हो वहां पर भी हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, और जहां से नहीं मिलेगा उसे डिस्ट्रक्टिव मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग अब एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने की करते हैं कोशिश। और इस एक्सपेरिमेंट में क्या था उसके बारे में हम लोग निकालेंगे, फ्रिंज की स्थिति निकालेंगे, उसकी चौड़ाई को निकालेंगे, जो कि एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं स्क्रीन पर दीप तथा अदीप फ्रिंजों की स्थिति। ठीक है, कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे। तो देखिए सिंपल सा एक फिगर है। अगर फिगर को आप देखेंगे तो एक सोर्स दिया गया है। ठीक है, उस सोर्स से दो सोर्स बनाए गए हैं और दोनों सोर्स का यहाँ पे मीटअप हो रहा है। तो जैसे फिगर में यहाँ पे एक रफली फिगर आपको ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए, देखिए ऐसा हो गया। ठीक है, एक दो सोर्स यहाँ बना लीजिए और एक स्क्रीन बना लीजिए। ठीक है, और यहाँ से एक यहाँ जाएगा और यहाँ से एक यहाँ जाएगा। बस यही एक सिंपल सा फिगर है, बाकी सब आप देखेंगे तो मिलाना होगा। ओके, ठीक है बच्चों, चलिए तो सबसे पहले हम लोग जो है, जो हमारा फिगर है उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ से S2 से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं, इस लाइन को मीटअप करा देते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए। क्या नाम दे दिया, ए। और इसी तरह से S1 पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम लोग बी। ठीक है, इसको नाम देते हैं हम लोग बी। तो स्क्रीन, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, स्क्रीन। ओके, ये स्क्रीन हो गई। और यहाँ से हमारा सोर्स है, इसकी दूरी कितना है, डी, कैपिटल डी। ठीक है, और ये जो एंगल बन रहा होगा, ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। देख सकते हैं। ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। दोनों सोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है, आपस में दूरी है, जो हमारे दोनों सोर्स हैं उनकी इसका डिस्टेंस कितना है, डी। ठीक है, स्मॉल डी। ये आप सेंटर मैक्सिमम से और जो वाइट फ्रिंजेस उसके बीच के डिस्टेंस कितना है, एक्स। ठीक है, चलिए तो अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, माना स्लिट S1 तथा S2 के बीच की दूरी स्मॉल डी है। ठीक है,
फिर स्क्रीन तथा स्क्रीन के केंद्र से किसी फ्रिंज की दूरी स्मॉल एक्स है। ठीक है, ये हमने मान लिया। और आप कर सकते हैं स्रोत से स्क्रीन की दूरी कैपिटल डी, ये भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट लिखते हैं, चूंकि स्लिट S1 से निकली किसी तरंग द्वारा स्क्रीन तक चली गई दूरी S1P तथा स्लिट S2 से S2P। देखिए बात इसकी हो रही है, S1 से P तक चली गई दूरी S1P होगी और S2 से S2P होगी, है। ठीक है, ये हो गया। इसलिए पथांतर यानी कि दोनों का अंतर, पथांतर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पाथ डिफरेंस, कितना हो जाएगा S2P माइनस S1P। ठीक है, ये हो जाएगा। इसलिए ट्रायंगल त्रिभुज S2AP में, ठीक है। अब देखिए S2AP में, तो S ये हो गया आपका S2AP, ये देखिए यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहा है S2AP, ये S2AP, तो ये A हो गया, ये P हो गया और ये हो गया S2, इसकी बात करेंगे। तो S2AP में अगर आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा आपका कर्व हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपको पता ही होगा कि हाइपोटेनियस यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो उसी फॉर्मूले से हम लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, S2P का स्क्वायर, S2P का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा S2A स्क्वायर एंड प्लस AP स्क्वायर। ओके बच्चों, एक चीज और देखिए, और फिगर में जरा आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए फिगर में, ये पूरा आपका x है, ठीक है आपने, और ये जो हमारा d है, कहां से कहां तक, b से a तक। तो अगर मान लीजिए ये पूरा x है और b से a तक d है, ठीक है, तो अगर p और a की बात हम लोग करें, ठीक है, p और a की हम लोग बात करें, तो आप देखेंगे, अच्छा ये मान लीजिए ये पूरा d है, तो इसका ये कितना पोर्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका d/2, और ये पोर्शन कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा d/2, ये भी पोर्शन। तो अगर हम लोग यहां से यहां तक की बात करें तो क्या हो जाएगा x प्लस
डी बाई टू। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग S2P स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। ठीक है, क्यों S2A, ये कितना है, D है, आपको पता है ये कितना माना हम लोगों ने, D माना ये पूरा। ठीक है, डी स्क्वायर प्लस AP की वैल्यू क्या हो जाएगी, D बाई टू प्लस एक्स का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग एक और ट्राइंगल लेंगे और अब हम लोग देखेंगे एंड ट्राइंगल S1BP में। देखिए फिगर देखते हैं S1BP में। देखिए S1BP की बात हो रही है, तो ये कहाँ पे S1, ये S1 हो गया, ये B हो गया और ये P हो गया। तो वही बात इसमें भी लिखेंगे हम लोग। तो ये वैल्यू कितनी है, S1B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, D हो जाएगी। और PB की वैल्यू अगर आप बात करें, देखिए D2 ये है, ये X है, तो ये कितना हो जाएगा, X माइनस D बाई टू। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो वही काम उसमें भी करना है हम लोगों को, कुछ अलग नहीं करना है। मैं यहाँ पे बस फिगर बना दे रहा हूँ। किसकी बात हो रही है, S1BP, तो वही चीज लिखना है यहाँ पर भी। इसलिए S1P स्क्वायर बराबर S1B स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। ठीक है, और वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा D स्क्वायर एंड प्लस X माइनस D बाई टू का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और इसको आप समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। इससे पहले वाला समीकरण आपने माना था 1, देखिए यहाँ पर, और उसके बाद वाले क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है बच्चों, अब इसलिए समीकरण 1 तथा 2 की सहायता से, समीकरण 1 तथा 2 की सहायता से क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, पहले सॉल्व करते हैं। तो 1 तथा 2 की सहायता से हम लोग निकाल देते हैं S2P माइनस S1P, हम लोग पहले ये निकालते हैं। ठीक है, और दोनों का स्क्वायर है तो पहले दोनों का स्क्वायर हम लोग सब्ट्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा D स्क्वायर प्लस X प्लस D बाई टू का स्क्वायर एंड माइनस D स्क्वायर प्लस X माइनस D बाई टू का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब जाहिर सी बात है, इसको जब आप ओपन करेंगे तो D स्क्वायर, और इसके ऊपर खोलेंगे तो X स्क्वायर प्लस D बाई टू का स्क्वायर प्लस 2x D बाई टू, ये आएगा माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, ब्रैकेट में वही चीज D स्क्वायर प्लस X स्क्वायर प्लस D बाई टू का होल स्क्वायर एंड माइनस 2x D बाई टू, ब्रैकेट क्लोज। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर, D स्क्वायर प्लस X स्क्वायर प्लस D बाई टू का होल स्क्वायर माइनस प्लस XD। यहाँ पर क्या ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा D स्क्वायर माइनस में, ये X स्क्वायर माइनस में, माइनस D बाई टू का होल स्क्वायर माइनस में एंड माइनस माइनस प्लस XD। तो ये और ये तीनों टर्म आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या हमारा 2xD, क्या बचेगा 2xD, किसके बराबर, S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर के। ठीक है बच्चों, ये हमारा बचेगा। या अब जाहिर सी बात है, इसको आप चाहें तो जैसे आपने फार्मूला पढ़ा होगा, क्या फार्मूला पढ़ा होगा आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है, तो इसके बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। उसी फार्मूले से इसको हम लिख सकते हैं S2P माइनस S1P
को डिवाइड कर दें हम लोग 2xd डिवाइडेड बाई S2p प्लस S1p से। तो आप देख सकते हैं दोनों को अलग अलग लिख के और एक प्लस वाले को हम लोग क्या कर दिए, नीचे ला दिए और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। कैसे हुआ बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों ने यूज कर लिया यहाँ पर। इसको इक्वेशन नंबर हमने 3 मान लिया, एक्सप्रेशन नंबर 3। ओके, यदि बिंदु P O के समीप है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत समीप होगा, तब बिंदु O के बहुत समीप है, तब क्या होना चाहिए, तब होना चाहिए बच्चों S1 लगभग बराबर किसके, S2p के, और ये दोनों बराबर हम लोग मान लेंगे किसके, d के। ठीक है, अब समीकरण 3 की सहायता से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसलिए समीकरण 3 से क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग S2p माइनस S1p बराबर 2xd, और दोनों को हमने d के बराबर मान लिया तो ये लिख जाएगा d, कितना 2d, 2 से 2 कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों को हमने क्या मान लिया, d मान लिया। तो S1p आप देखिए यहाँ पर दोनों को हमने क्या मान लिया, तो देखिए हमने दोनों को क्या मान लिया, d मान लिया। तो आप देखिए यहाँ से एक्सप्रेशन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से एक्सप्रेशन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ से हमारा S2p माइनस S1p बराबर 2xd, और यहाँ पे हो जाएगा d प्लस d, इसका मतलब 2xd अपॉन 2d। ठीक है बच्चों, तो उसी चीज को मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों xd अपॉन d, और यही हमारा क्या हो गया, पाथ डिफरेंस, यानी कि पथांतर। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, पथांतर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, अतः बिंदु P पर पथांतर कितना होगा, xt अपॉन कैपिटल T। ठीक है बच्चों, अब हम लोग ब्राइट फ्रिंज की स्थिति निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर केस ए। केस ए में क्या लिखेंगे आप, तो आप लिखेंगे डीप फ्रिंज की स्थिति, क्या लिखेंगे, डीप फ्रिंज की स्थिति, यानी कि पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं किन बिंदुओं पर तीव्रता सबसे अधिक होगी। तो देखिए लिख लेते हैं यहाँ पे, चूंकि तीव्रता उन बिंदुओं पर अधिक होगी जहां तरंगे के मध्यांतर पथांतर तो कहाँ पर होता है, तो 0 पे होता है, लैम्डा पे होता है, 2 लैम्डा पे होता है, 4 लैम्डा पे होता है, अप टू डॉट 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 ऐसे होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, इसलिए अधिकतम तीव्रता के लिए अधिकतम
तीव्रता के लिए आपने निकाला हुआ है इंटरफ्रेंस में। तीव्रता के लिए, अधिकतम तीव्रता के लिए क्या होता है, m लैम्डा या n लैम्डा आपने निकाला होगा, उसी को हम लोग मान ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अधिकतम तीव्रता के लिए क्या होगा, m लैम्डा, पथांतर कितना होता है निकाला है आपने, तो xd डिवाइडेड बाय कैपिटल D। ठीक है, या x बराबर क्या हो जाएगा, ये m d लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल d। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला आपका बन गया और ये हो गया आपका एक्सप्रेशन नंबर 4। ठीक है, जहां m बराबर 1 2 3, 1 2 3, हाँ ठीक है, जहां लैम्डा बराबर 0 भी आप लिख सकते हैं, 0 होगा, जहां m बराबर 0 1 2 अप टू डॉट डॉट डॉट। ठीक है, एक्सेट्रा आएगा। अब यदि m बराबर अगर आप 0 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगी, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, यानी m बराबर अगर आप 0 रखते हैं तो केंद्र पे आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगी। ठीक है, जिसको केंद्रीय दीप्त फ्रिंज कहते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं, m बराबर 0 पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज मिलेगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग इसी तरीके से पोजीशन बारी बारी m की वैल्यू रखते जाएंगे तो हमको और फ्रिंजेस मिलती जाएंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं केस बी की। केस बी कौन सी थी, तो हमने पहले क्या निकाला, दीप के लिए, अब निकालेंगे अदीप फ्रिंज के लिए या स्थिति, तो पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। ठीक है, पहले हमने किसकी निकाली थी, ब्राइट की, अब किसकी निकालेंगे, डार्क फ्रिंज के लिए। ठीक है, तो वही न्यूनतम तीव्रता के लिए, तो न्यूनतम तीव्रता के लिए क्या होता है बच्चों, आपने उसमें निकाला हुआ है, वही फिर हम लोग यूज कर लेंगे। क्या होता है, 2m-1, ठीक है, और लैम्डा बाई 2, तो इसको बराबर कर लेंगे, इसलिए 2m-1 लैम्डा बाई 2 बराबर हो जाएगा किसके, xd बाई डी के। ठीक है, और यहाँ से फिर हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2m-1 d लैम्डा बाई 2d। ठीक है, इसको मान लीजिए एक्सप्रेशन नंबर 5। देख लेते हैं, इससे पहले क्या माना था आपने, एक्सप्रेशन नंबर 4, तो इसको क्या मान लेंगे आप, एक्सप्रेशन नंबर 5। ठीक है, और यहां पर भी वही m की वैल्यू क्या होगी, जहां m बराबर 1 2 3 तो डॉट डॉट डॉट। ठीक है, बारी बारी से आपको यहाँ पे रखना है, यहाँ 0 नहीं रखाएगा, क्योंकि सेंटर पे आपको सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगी और वो जो क्या होगी, ब्राइट फ्रिंज होगी, उसके बाद जो मिलेगी डार्क मिलेगी। ठीक है, बट ये है कि m बराबर 1 पर क्या मिलेगा, प्रथम अदीप्त, यानी कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या कहा, इस तरीके से आप पोजीशन बारी बारी से रखेंगे तो आपको फ्रिंजेस मिलते जाएगी। अब बच्चों हम लोग को नेक्स्ट जो निकालना होगा वो क्या, किसकी हम लोग बात करेंगे, हम लोग नेक्स्ट जो निकालेंगे वो केस सी की बात कर लेंगे। केस सी,
और केस सी में आपको बच्चों जो निकालना होगा वो होगा फ्रिंज की चौड़ाई। तो बात करें अगर बच्चों हम लोग केस सी की, तो केस सी में आपको निकालना है फ्रिंज की चौड़ाई, यानी कि विथ फ्रिंज विड्थ। क्या निकालना है? फ्रिंज विड्थ। इसको बोलते हैं फ्रिंज की चौड़ाई। ठीक है, इसको कैसे निकालना है? तो सिंपल सी बात है, दो फ्रिंजेस को निकाल के उनके बीच सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आपको पता चल जाएगा। तो करते हैं यहाँ पे, माना MV तथा M+1V डीप फ्रिंजों की स्क्रीन के केंद्र O से दूरियां क्रमशः XM तथा XM+1 है। ठीक है, चलिए फिगर से मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दूं, कैसे क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है बच्चों। तो देखिए, मान लीजिए आपने इसको याद होगा, ये बन रहा था कुछ इस तरीके से था, ठीक है, और यहाँ से ऐसे बन रहा था। ये माना गया और सेंटर यहाँ पे कहीं था, ये सेंटर O था। तो सेंटर O से P की दूरी मानी गई। तो आपको याद होगा यहाँ पे X हम लोगों ने माना था। तो ये माना गया कि जो पहली फ्रिंज बन रही है वो XM पे बन रही है और दूसरी बन रही है XM+1 पे, दोनों के बीच की दूरी ये मान लिया गया। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, तो अभी हमने फार्मूला निकाला हुआ है। तो किसकी बात हो रही है? ब्राइट फ्रिंज की हो रही है, यानी x बराबर m d लैम्डा d। तो xm के लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा फार्मूला हमारा, इसलिए mv फ्रिंज के लिए, तो mv फ्रिंज के लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा xm बराबर m d लैम्डा डिवाइडेड बाई स्मॉल d। एक्सप्रेशन नंबर 6 तथा M+1V फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, तो XM+1 M+1, यहाँ पे M था तो M+1 d लैम्डा डिवाइडेड बाई d। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसको मान लीजिए स्टार। ठीक है, इसलिए दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, W मान लेते हैं। W बराबर क्या लिखेंगे, XM+1 माइनस XM, रख देते हैं M+1 d लैम्डा डिवाइडेड बाई d माइनस m d लैम्डा डिवाइडेड बाई d। ठीक है बच्चों, दोनों को सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज क्या आ जाएंगी, W बराबर d लैम्डा डिवाइडेड बाई स्मॉल d। और अगर आप देखेंगे तो फ्रिंजों की चौड़ाई उनकी पोजीशन पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहां पर, आपका क्या कंक्लूजन आया, इसलिए या अतः d लैम्डा बाई d दो फ्रिंजों के बीच की दूरी है। ठीक है, जिसे
फ्रिंज विड्थ कहते हैं तथा फ्रिंजों की चौड़ाई उनकी स्थिति पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन किसमें? यंग मॉडुलस में, ठीक है, निर्भर नहीं करती है। अतः सभी फ्रिंज की चौड़ाई समान होगी। सभी फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? समान होगी, ठीक है। डार्क फ्रिंज के लिए भी आप निकालेंगे तो यही आएगा। तो आपको एक जनरल फार्मूला मिल गया फ्रिंज की चौड़ाई की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है फ्रिंज की चौड़ाई के लिए, इसमें इकोनॉमिकल्स भी आते हैं, ठीक है। अब एक चीज और बच्चों में निकालेंगे, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से केस टी होना चाहिए, और वो होता है फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, ठीक है। फ्रिंज एंगुलर विड्थ, फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई, दोनों में फर्क होता है, ठीक है। एंगुलर विड्थ और चौड़ाई दोनों निकालेंगे, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए बच्चों कोई बहुत ज्यादा नहीं है, सिंपल सा इसका भी फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। फिर वही लिखेंगे हम लोग, यदि mv तथा m+1v फ्रिंज की स्क्रीन से दूरी क्रमशः xm तथा xm+1 है, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया? xm तथा xm+1 है। तब mv फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा? कोणीय चौड़ाई यानी थीटा m, कोणीय से बोलते हैं, बराबर xm डिवाइडेड बाई d, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं xm की, अभी आपने निकाला है, तो क्या हो जाएगा? dm d लैम्डा डिवाइडेड बाई d, तो कैपिटल D से कैपिटल D कट जाएगा, क्या बचेगा? m लैम्डा डिवाइडेड बाई स्मॉल d, ठीक है। तथा m+1v फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा? ये थीटा m+1 बराबर xm+1 डिवाइडेड बाई d, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी? m+1 लैम्डा डिवाइडेड बाई स्मॉल d, ठीक है बच्चों। तो इसलिए दोनों के बीच कोणीय चौड़ाई थीटा बराबर थीटा m+1 माइनस थीटा m, क्या हो जाएगा? थीटा बराबर क्या आ जाएगा? m+1 लैम्डा डिवाइडेड बाई स्मॉल d, और ये हो जाएगा m लैम्डा डिवाइडेड बाई स्मॉल d। दोनों को आप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लैम्डा बाई d। इसका मतलब कोणीय चौड़ाई थीटा बराबर लैम्डा बाई d। ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है,
एग्जाम में आता है अक्सर, ठीक है। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया बच्चों आपका कंप्लीट यंग डबल एक्सपेरिमेंट का सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ तक आपको करना होगा। और इसमें आप देखेंगे कोण की चौड़ाई जो है वो भी जो है पोजीशन पे निर्भर नहीं कर रही है। किस पे निर्भर कर रही है? दोनों स्रोत के बीच का जो दूरी है, जो दोनों स्रोत हैं उनके बीच का जो दूरी है उस पर निर्भर कर रही है, और वेवलेंथ पे निर्भर कर रही है। किसकी वेवलेंथ पे? जो प्रकाश आपने यूज किया है। तो यहाँ से आपको ये दिखता है। तो वीडियो समझ में आया हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं बच्चों कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।